अब हमारे पास 3.3 जो है वो है इंग्लिश पोइट्री इन द 16th सेंचुरी। अब इंग्लिश पोइट्री 16th सेंचुरी में कैसी थी? पहले तो हमने प्रोज का देखा था जी, अब हम पोइट्री पे आ जाते हैं। इंग्लिश पोइट्री जो 16th सेंचुरी में थी उसके जो थे वो जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स थे। इनमें से जो पहला एस्पेक्ट था ना वो था इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट लिरिकल पोइम। जो ये शॉर्ट लिरिकल पोइम आई थी जिसे सोनेट का नाम दिया गया था, एंड जो दूसरा था वो सर एडमंड स्पेंसर की जो कंट्रीब्यूशन थी पोइट्री की, वो जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। कहते हैं कि मुख्तलिफ जो इंग्लिश पोइट्स हैं ना उन्होंने वर्क किया इस पे, और जो स्पेंसर ने जो प्रोड्यूस किए सेवरल वर्क, लेकिन उनमें जो इस का जो सबसे मशहूर वर्क है ना एडमंड स्पेंसर का, वो क्या है, वो फेरी क्वीन है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फेरी क्वीन, ठीक है। उसके अलावा जो सेवरल अदर पोइट्स थे जैसा मार्लो हो गया, रैले हो गया, और उसके अलावा शेक्सपियर हो गया, उसने भी लिखे, उन्होंने भी लिखे, वो भी उनकी जो है ना, ये भी इंग्लिश जो पोइट्री की रिचनेस में है वो उसमें रिचनेस में इजाफा करती है 16th सेंचुरी में। अब देखें, हमने बहुत दो चीज़ें बात की थी। हमने एक बात की जो पोइट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क किया ये सोनेट्स ने किया, जो शॉर्ट लिरिकल पोइम थी, जो सोनेट थी, उसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और जो सेकंड है वो हमने कहा था कि एडमंड स्पेंसर की कंट्रीब्यूशंस का बहुत ज़्यादा है। अब सोनेट की बात की ना तो अगली हेडिंग में सोनेट ही आई, अगली हेडिंग जो है वो सोनेट ही आई। अब इसमें क्या था, इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एडिशन जो थी ना इंग्लिश लिटरेचर की, और जो सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाए तो वो जो पोइट्री का जॉनरा था उसमें जो था वो 16th सेंचुरी में वो क्या था, ये सोनेट्स की कंपोजिशन थी। अब सोनेट क्या था, ये सोनेट एक ऐसी पोइम थी जो 14 लाइन्स पे मुश्तमिल होती थी, और इसमें क्या था, जो इटालियन सोनेट थी वो जो है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। आगे हमने पहले बोला सोनेट वो होती है जो 14 लाइन्स पे मुश्तमिल होती है। आगे बोला है ना कि जो इटालियन सोनेट है ना वो उसके आगे दो पार्ट्स होते हैं, मतलब 14 लाइन्स तो होती होंगी मेरे ख्याल में, तो उसके आगे दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं ऑक्टेव, और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं सेस्टेट, जो उससे 6 लाइन्स पे होता है। हमने बोला कि टोटल जो होती हैं वो 14 लाइन्स होती हैं, तो इटालियन में क्या हो जाता है कि वो ऑक्टेव और सेस्टेट में वो दो उसके पार्ट्स बन जाते हैं। देखें तो टोटल तो वो 14 ही हुए। ऑक्टेव में जो था, ऑक्टेव में का क्या होता है, जो पोइट है वो अपनी प्रॉब्लम्स को स्टेट करता है और क्वेश्चन करता है, और वो सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम और ये सारी। अब उसके बाद जो हमारे पास आता है ना जो इंग्लिश पोइट्स थे, सर थॉमस वाइट और हेनरी हावर्ड, जो देखें मेरी बात सुने, ऊपर हमने बात की ऑक्टेव में जो था वो प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, वो अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करता है या क्वेश्चन आस्क करता है और मेंशन करता है प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन को, या आंसर करता है तो वो उस पर, और जो आंसर देता है ना वो सिस्टेट में देता है, ठीक है। पहले प्रॉब्लम को स्टेट किया जाता है ऑक्टेव में, और उनका प्रॉब्लम का सलूशन सस्टेट में दिया जाता है। उसके बाद जो इंग्लिश पोइट्स थे जिस तरह हमारे पास आते हैं सर थॉमस वाइट और हेनरी हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड, उन्हें जाना जाता है आर लव सरे किससे बोला जाता है, थॉमस वाइट और हेनरी हार्वर्ड को, जिन्हें जो है वो सोनेट सीखी थी। उसके अलावा जो इनमें जो कंटेम्प्रेरी जो इसमें सबसे जो कंटेम्प्रेरी जो इनका था जो इनके साथ कंपटीशन में था वो कौन था, फ्रेंचेस्को पेट्रार्क। उसने क्या किया था, उसने सोनेट सीक्वेंसेस लिखे थे। उसके अलावा जो वाइट और सरे थे ना उनने पेट्रार्क्स जो थे ना वो सोनेट सीखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंपोज की अपनी सोनेट्स को। सर थॉमस वाइट जो थे वो कोर्टियर थे किंग हेनरी 8 के, और उनने सर्व किया स्पेन और फ्रांस में। उसके बाद इसके बाद मेरे पास आता है कि ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद जो वाइट्स की जो मोस्ट वेल नोन सोनेट थी ना वो क्या थी, वो हमारे पास थी whose लिस्ट टू हान टाइनो वेरा हिंटीज, ये कोई थी ना, तो यही थी, ठीक है जी।
तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद मेरे पास आता है कि वाइट्स जो की जो सोनेट थी पेट्रार्क्स वो लव को एक्सप्रेस करती थी और ये जो किसके लव को एक इनएक्सेसिबल लेडी के जो पहले की शादीशुदा है माशाल्लाह से। इसकी जो सबसे ज़्यादा मशहूर सोनेट है वो इस बारे में है कि एक औरत है वो शादीशुदा है और उनको इससे प्यार हो जाता है और जिसे वो हासिल नहीं कर सकते। ठीक है जी। इन एडिशन टू सोनेट्स इंस्पायर्ड बाय पेट्रार्क और इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि वाइट जो है उसने पोइम्स को लिखा। उसके अलावा ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वाइट्स की जो थी ना कहते हैं कि जो वाइट है ना जो है उसने जो है सिर्फ लिखा नहीं है। ही नॉट ओनली उसने ट्रांसलेट नहीं किया सोनेट्स को उसने एक्सपेरिमेंट भी किया सोनेट्स के दरमियान और उसने क्या किया उसने सोनेट्स को डिवाइड किया 4 फॉर्म्स में सोनेट फॉर्म एंड जो एक्सपेरिमेंट किया सोनेट फॉर्म्स के साथ और उसने क्या किया सोनेट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया 3 क्वाड्रेंट्स थे उसमें और या 4 लाइंस और फॉलोड बाय अ कपलेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 लाइंस और ये चीज़ें इसमें आ गई थी जो सर एडमंड स्पेंसर थे और विलियम शेक्सपियर उन्होंने भी यही अरेंजमेंट यूज़ की जो क्या था थॉमस वाइट ने निकाली थी। जो सरे था ना लव सरे उसने क्या किया था उसने रोमन पोइट जो थे विजुअल्स एपिक पोइम जो थी एनियड उसे भी ट्रांसलेट किया बुक 2 में और बुक 4 में क्या किया ब्लैंक वर्ड्स और एम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। ठीक है जी। अब हमारे पास आते हैं जो सरे है उसने ओरिजिनल पोइम्स भी लिखी जिस तरह सीरियन किंग जो था उसके ब्रिलियंस की वजह से जाना जाता था और ये सारी चीज़ें उसे जो हम बात कर सकते हैं जो फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी है ना वाइट और सरे की जो है वो उन्हीं के बारे में है। ठीक है जी। उसके बाद सर फिलिप सिडनी जो है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट हैं 16th सेंचुरी के। उन्होंने पेट्रार्क सोनेट्स एज हिज मॉडल लिखी। अब देखें उसे अपना मॉडल बनाया तो पेट्रार्क्स जो थी वो ये सीक्वेंस ऑफ 317 लव सोनेट्स लिखी या अपनी बिलेवर्ड लोरा के लिए लिखी और ये सिडनी जो है ना उसने 108 सोनेट्स लिखी थी। उसने सिडनी ने किस लिए लिखी थी सिडनी ने लिखी थी अपनी जो लव थी ना 317 टोटल थी उनमें से जो 108 थी ना वो उसने अपनी लव के लिए लिखी थी पेनेलोपी डिवारुक्स के लिए जो जिससे वो शादी नहीं कर सकता था। उसकी जो वेल नोन सोनेट थी इसमें वो कौन सी थी विद हाउ सैड स्टेप्स ऑफ मून दो क्लाइम्स द स्काइज। तो ये जो थी 108 सोनेट्स थी और 11 सॉन्ग्स थे आर इंक्लूडेड इन सिडनीज वर्क और ये इसमें एस्ट्रोफेल और स्टेला भी आ जाते हैं। इस वर्क को उन्होंने टाइटल दिया एस्ट्रोफेल एंड स्टेला और वो पब्लिश हुई 1591 में। उनकी डेथ के 5 इयर्स बाद ये हुई और सिडनीज की जो सोनेट्स थी ना ये इटालियन सोनेट्स की तरह थी इनके 2 पार्ट्स थे। ठीक है। सोनेट हमने बोला था ना 14 लाइन्स की तो ये बताया गया जो सिडनी की थी वो इटालियन की तरह थी जिस तरह वो उसमें पहले वो परेशानियां सारा बताता है तो आखिर में वो सोल्यूशन बताता है सिस्टर्ट में तो वही चीज़ इसमें होगी। अब उसके बाद जो सिडनी के जो अनदर एलिजाबेथ पोइट जो थे सर एडमंड स्पेंसर जो थे उन्होंने भी सोनेट्स को डिवाइड किया 4 पार्ट्स में 3 क्वार्ट्रेंस एंड अ कपलेट। ये किसने किया था ये हमारे पास हमने पीछे पढ़ा जो आर लव वाइट ने ये चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उसके बाद मेरे पास आया कि इसने 89 सोनेट्स लिखी एडमंड स्पेंसर ने और अपनी बिलावड एलिजाबेथ बॉयल के लिए और उसके अलावा क्या था कि इसकी सोनेट्स को टाइटल दिया गया एमोर्टी का। उसके अलावा हमारे पास आता है कि स्पेंसर्स का जो सोनेट जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो कौन सी है
वन डे आई रोट हर नेम ऑन द स्ट्रैंड सी शोर। उसके बाद पेट्रार्क, वाइट, सरे और सिडनी ने जो सोनेट्स थी कि स्पेंसर ने उन्हें कैप्चर किया और उसके वेरिएट्स मोड्स बनाए, वो सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद जो स्पेंसर्स की बिलवर्ड थी ना, इन ही सोनेट्स इज अनमैरिड वुमेन एंड वो अल्टीमेटली अगेंस्ट टू देखें। और जो सारी थी जिसने हमने पीछे पढ़ा एडमंड स्पेंसर से पहले जो थे, उनका ये था कि उनको या फिर वो शादीशुदा अच्छी लगने पड़ी थी जिनसे वो मोहब्बत जो उन्हें नहीं हासिल हो सकती थी। तो जो स्पेंसर था वो उनमें से लकी था, वी कैन से दैट कि उससे वो पसंद आई जिसकी शादी नहीं हुई थी और बाद में वो उसे मनाने में भी कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इनकी जो स्पेंसर का जो ये है ना कि उससे वो मिल गई थी, उसके बाद जो उसके लिखने के अंदाज में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया। तो वो उसने अपनी जो लव था ना उसको सोनेट्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश की। उसके बाद जो था विलियम शेक्सपियर ने भी 154 सोनेट्स लिख डाली। 154 जो थी वो लव सोनेट्स थी और जो उन सोनेट्स में ना ईच सोनेट को डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में। जो फर्स्ट 126 सोनेट्स थी वो किस बारे में थी, वो हैंडसम यंग मैन के बारे में थी और उसके रिलेशन जो थे स्पीकर के साथ। तो जो 28 सोनेट्स जो रहती थी वो वुमन के बारे में थी, उसकी जो ब्लैक आइज़ और डार्क कम्प्लेक्शन और इन चीज़ों के बारे में। तो शेक्सपियर सोनेट्स जो थी वो लव के बारे में उन्होंने लिखा था और उसके बाद मेरे पास ये जो है तो उनका जो काम था उसमें मैच्योरिटी ऑफ आर्ट नज़र आती है। उसके बाद जो थे सोनेट्स हमें वापस बता रहे हैं कि वो शॉर्ट लिरिकल पोइम थी और ये आइडियाज़ को प्रेजेंट करने का एक तरीका था। और उसके बाद मेरे पास आता है कि द लॉन्ग जो पोइटिक फॉर्म थी ना एपिक आइडियल्स की, जो वो उसमें था बेओवुल्फ। जो फर्स्ट एपिक जो थी वो स्पेंसर ने फॉलो की थी जिसे कहते थे फेरी क्वीन। तो अब फॉलोड बाय फॉलो मतलब वो बेओवुल्फ जो थी वो एक ऐसी एपिक थी जो स्पेंसर की जो फेरी क्वीन थी ना उसकी तरह मेरे ख्याल में थोड़ी मिलती थी। और एडिशन टू फेरी क्वीन जो स्पेंसर ने ना पेस्टोरल पोइम भी लिखी थी, हिम्स और सोनेट्स। अब हमारे पास एडमंड स्पेंसर की बहुत तारीफ हो गई। हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक तो सोनेट जो हमारे पास पोइट्री में उसने किरदार अदा किया था। सेकंड हमने पढ़ा था कि एडमंड स्पेंसर का बहुत ही ज़्यादा किरदार है, कि एडमंड स्पेंसर को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हासिल है इसमें। तो अब हम एडमंड स्पेंसर को देख रहे थे कि ऐसी क्या उसमें खूबी थी, ऐसी क्या वजह थी कि एडमंड स्पेंसर को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी गई है। एडमंड स्पेंसर वाज बोर्न एंड एजुकेटेड, देखें वो लंदन में उसे एजुकेशन उसने हासिल की, उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है उधर उसे अटेंड किया 1580 में और उसने उधर ही काम करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा। उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो फ्रेंड है ना और उसने क्या किया, जो पोइट भी था सर वाल्टर राले जो था उसने भी उधर ही वर्क किया उसी वक्त, मतलब दोनों एक ही जगह पे काम करते थे। स्पेंसर का जो फर्स्ट वर्क था ना वो क्या था, शेफर्ड्स कैलेंडर। अब शेफर्ड्स कैलेंडर जो था वो 1579 में पब्लिश हुआ था। इसमें 12 इक्लॉग्स थे, मीन्स हम इक्लॉग्स हम बोल सकते हैं 12 बुक्स थी और यह हम डायलॉग्स कह सकते हैं। एक मंथ रेफरिंग टू अ मंथ इन अ कैलेंडर, मीन्स के हर एक मंथ को वो कैलेंडर के एक मंथ को वो 12 इक्लॉग से बुक्स नहीं बोल सकते। हर एक मंथ को लेके उसने गया था कि इस मंथ में ये है, शेफर्ड्स कैलेंडर को वो किया गया है। उसके बाद मेरे पास क्या है, द कंटेंट ऑफ द जो पॉइंट था वो शेफर्ड्स की लाइफ, जो शेफर्ड्स होते हैं ना वो कहते हैं चरवाहे, तो उनकी लाइफ पे के बारे में था। अब जो स्पेंसर की जो बिगनिंग जो हुई ना इसकी पोइट्री कैरियर की, वो पेस्टोरियल पोइट्री जो थी वो मतलब ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि स्पेंसर को किस्सा। अब उसके बाद जो इंग्लैंड में जो है वो स्पेंसर के जो कंटेम्प्रेरी थे जो उसके कंपटीशन में थे वो सर फिलिप सिडनी थे। उनने क्या किया, उन्हें पेस्टोरल रोमांस सिखा था आर्केडिया। अब देखें आर्केडिया हमने अभी देखा था कि आर्केडिया क्या था कि उधर वो बेसिलस चलाता था और बेसिलस एक कंट्री मतलब आर्केडिया एक कंट्री का नाम था। उसे जो बेसिलस है वो एक किंग चलाता था और वो अपनी दो जो उसने रिटायरमेंट ले ली थी वो अपनी दो बेटियों के साथ और एक जगह पे रहने लगा था और उधर से 2 प्रिंस आते हैं, वही चीज़ आ जाती है जी। तो
ये कंटेम्प्रेरी ने उसने लिखी थी। शेपर्ड्स जब लिखी गई, स्पेंसर ने जब शेपर्ड्स लिखी ना, तो सर फिलिप सिडनी ने आर्केडिया लिखी। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास आता है जो शेफर्ड कैलेंडर्स है, और ये एक यंग शेफर्ड से स्टार्ट होती है, जिसका नाम क्या था बॉय का, एक कॉलन कॉलन क्लाउड्स, जो अपनी अनरिक्वायर्ड वो लव के बारे में जो मतलब वो जैसे नहीं हासिल हो सकता, वी कैन से दैट वो जो है लड़की जो से औरत अच्छी लगती है, वुमेन रोजलैंड, तो उसके साथ उसे है। उसके बाद जो है वो अनफेवर जनवरी और ये सारे ये ना हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो ये जो है वो सारा वो बता देता है कि जनवरी में ये है तो फरवरी में ये है फरवरी में। तो अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है कहते हैं कि जो को बहुत ही ठंड और ऐसा एक नाखुशगवार सा वेदर होता है जनवरी में, तो ट्रीज़ जो होती हैं वो मतलब सारे उनके पत्ते झड़ जाते हैं, और ये सारे उसने बताए हैं। उसके नेक्स्ट फरवरी में क्या होता है, फरवरी हम कह सकते हैं फरवरी या फरवरी, फरवरी नहीं होना था, फरवरी है तो फरवरी। तो उसमें हमारे पास क्या है, ये डायलॉग है एक मतलब ये थियोनार्ड के बारे में, एक यंग मैन क्यूडल है कडी है उसके बारे में है। उसके नेक्स्ट में उसने एक प्लेजेंट स्प्रिंग के बारे में बताया। उसके बाद उसने नेक्स्ट में मतलब ना प्रेजिस मैडनी क्वीन की उसने तारीफ़ की। तो मीन्स मई में जो है उसने आर्ग्यूमेंट जो पियर्स और पेलिनोड का था उसको प्रेजेंट किया। मीन्स वो एक में हर एक में कोई ना कोई कुछ बताता किया। उसके बाद वो वापस क्या हुआ, कॉलिन कार्ड जो है वो जून में वापस अपने फेलियर के बारे में बताता है कि वह अपने ना लव के बारे में नहीं बता सका, वो और किसी जो है वो लड़के से मोहब्बत करती है जिसका नाम है मनालकस। और उसके बाद वो नवंबर में बताता है कि जो उसकी जो कॉलन क्लाउड जो है वो डाइडो को प्रेज करता है, जो कार्थज की जो है वो क्वीन है। उसके बाद जो नेक्स्ट दिसंबर में बताता है कि अनलाइस एंड विटलेस, मीन्स सारे उसने जनवरी से दिसंबर तक वो सारा इन एक्लॉग्स में बता दिया, हर एक मंथ के बारे में कि इस मंथ में वो कैसा फील कर रहा है, इस मंथ में उसके साथ ये हो रहा है, उस मंथ में ये हो रहा है। तो ये हमारे पास था जी शेपर्ड्स कैलेंडर। उसके बाद जो थी ये स्किलफुल हैंडलिंग के बारे में बताती है। मीन्स को ये कोई इजी काम नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ जो है वो ये क्वीन एलिजाबेथ को भी ये प्रेस करता है। अब ये सारी चीज़ें आगे वो आ जाता है और ये करता है वो करता है। अब उसके बाद जो स्पेंसर्स टू वेडिंग हिम्स और उसके अलावा जो है वो या किधर गए हैं, स्पेंसर का जो विजिट है लंदन का, उसके बारे में बात की क्या। उसके बाद ये किस बारे में बात हो रही है, अच्छा द करेक्टर ऑफ द पोइम कॉर्नन क्लाउड। और ये देखें अब वापस वो उसने एक और पोइम लिखी होगी जिसमें उसने क्या किया, वो विजिट मेंशन किया कि वो लंदन वापस आ रहा है। और उसके बाद उसने क्या किया, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जो एक्सपीरियंसेस पोइट के हैं वो लिखे। उसके बाद स्पेंसर ने जो 2 वेडिंग हिम्स भी लिखे, एपिथलेमियन और प्रोथलेमियन। अब इसमें क्या था, ये भी हमारे पास ये एलिजाबेथ बॉयल और ये सारी चीज़ें इसने की। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना इसमें शेपर्ड्स कैलेंडर है। और उसके बाद मेरे पास आता है ये वही चीज़ें आ गई। अभी फेरी क्वीन किधर से ये कहते हैं कि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द पोइम द फेरी क्वीन, अब फेरी क्वीन शुरू किधर से हो रही है, स्टार्ट किधर से हो रही है, देखें कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ माइनर पोइम्स कंटेनिंग, आप देखें हाउएवर इधर से स्पेंसर का जो वर्क था ना सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट वो था फेरी क्वीन। स्पेंसर को किस वजह से जाना जाता है, फेरी क्वीन की वजह से।
इसमें क्या था कि इसे पब्लिश किया गया 1590 में और इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। अब इसमें जो पॉपुलैरिटी थी वो क्या थी कि इंग्लिश वर्ड्स की थी कि वो 16th सेंचुरी में ना उन्होंने सिर्फ वर्क को लिखा, बल्कि उन्होंने क्या किया कि वो जो लिटरेरी आर्टिस्ट थे उन्होंने वो टेक्निक्स को भी इस्तेमाल किया। मिडल इंग्लिश लिटरेचर में जो था वर्ड्स थी रोमांस में वो रिप्लेस हुई एपिक फॉर्म ऑफ पोएट्री में। अब वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। अब ये स्टार्ट किधर से हो रही है? स्पेंसर ने ये किया, स्पेंसर ने वो किया। अब जो स्पेंसर था उसने पोएट्री को कंपोज किया 16th सेंचुरी में और उसने जो फेरी क्वीन लिखी वो इसमें फेरी लैंड के बारे में और ये फॉरेस्ट और माउंटेन्स, केव्स, आइलैंड्स और ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। ये जो स्पेंसर की थी वो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट काम है। तो ये इधर मैं याद में ये बताया नहीं क्या उसने क्या किया, मीन्स ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। स्पेंसर प्लान टू राइट 12 बुक्स, मतलब उसने फेरी क्वीन की 12 बुक्स लिखना चाहता था लेकिन उसने सिर्फ 6 को पूरा किया। अब उस 6 जो हैं उनको डिवाइड किया गया 12 कैंटोज में, जो ईच कैंटो जो था वो 9 स्टेंजास था। 9 स्टेंजास था और उसके अलावा इसने क्या किया, सर वाल्टर रैली ने जो था वो इस पोएम को एक एलिगरी कहा। देखें, इस पोएम को एक एलिगरी कहा। एलिगरी क्या होती है? एलिगरी हमारे पास होता है कोई ऐसी पोएम, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा वर्क जिसकी कोई मॉरल होता है, उसे हम एलिगरी कहते हैं। तो कहते हैं कि ये हमारे पास उससे इसलिए एलिगरी कहा गया। उसके बाद जो सेंटर कैरेक्टर था ना ऑफ इस बुक्स का वो क्या था, पर्सोनिफिकेशन इन अ मॉरल वर्च्यू। आप देखें आगे मॉरल वर्च्यू ये बता भी दिया गया। उसकी बुक 1 में जो फेरी क्वीन थी वो रेड क्रॉस नाइट स्टैंड्स फॉर द होलीनेस के बारे में बताया गया है। देखें ये जो बुक 1 है ना फेरी क्वीन की वो रेड क्रॉस नाइट के बारे में बताया गया। अब देखें रेड क्रॉस नाइट के बारे में क्या होता है कि ये से एक ना अपनी जो फियांसे होती है उसके साथ ये सफ़र कर रहा होता है और उसे एक ड्रैगन को मारना होता है या किससे मारना होता है, तो आहर पे वो सब सारे हथराज से निकलते हैं। तो आहर में जो है वो अपनी ये फियांसे से भी शादी नहीं करता, कहता है कि 5 साल बाद करूँगा, कि वो इसका वेट करे। तो ये सारा इसमें है। तो उसके बाद बुक 2 में जो था वो सर गोवन के बारे में है, वो टेम्परेंस के बारे में बताया गया। बुक 3 जो है मीन्स कि हर बुक में ना कोई चीज़ बताई गई है। तो ये फेरी क्वीन में आ जाता है। मीन्स आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि स्पेंसर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है ना, एक तो शेपर्ड्स कैलेंडर है, दूसरा फेरी क्वीन है। अगर देखा जाए इन्होंने ये दोनों अगर देखे जाए ये बहुत ही लंबे वर्ड्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास आता है कि फेरी क्वीन के बारे में बताया गया है। उसके बाद क्या देखा जाए, फेरी क्वीन वही चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद अदर एलिजाबेथन पोइट्स। अब उसके अलावा जो एलिजाबेथन पोइट्स थे वो कौन कौन से थे? क्रिस्टोफर मार्लो। अब क्रिस्टोफर मार्लो क्या था, ये मोर वेल नोन मतलब मोर नोन फॉर हिज प्लेस बट ही वाज एन, मतलब वो प्लेस की वजह से जाना जाता है लेकिन उसके बावजूद वो एक बहुत ही अच्छा पोइट भी था। उसने रोमन पोइट ओविड्स पोइम हीरो और इन सारी चीज़ों को जो है वो उसे वी कैन से दैट ट्रांसलेट किया। मार्लो को जो है वो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेटिंग वो उसने लव स्टोरीज़ को अडॉप्ट किया और उसके अलावा उसने डिफरेंट कंटेम्प्रेरी पोइट्स प्रोड्यूस्ड उनके ज़्यादा मतलब सिमिलर वर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश की। उसके अलावा उसने शॉर्ट पेस्टोरल पोइम्स भी लिखी, द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव, और उसके अलावा ये सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा जो सर वाल्टर राली जो है वो मतलब सेवरल रिप्लाई जो हैं वो मार्लोस को मिले, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर रिप्लाई जो मिला ना सर वाल्टर राली को वो क्या मिला, द निम्स रिप्लाई, द निम्स
रिप्लाई टू द शेपर्ड। ये सर वाल्टर राली जो था वो एक डाइवर्स टैलेंट्स का मैन था, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट्स है, मल्टी टैलेंटेड मैन जो होता है ना उसे डाइवर्स टैलेंट्स बोला जाता है। अब उसमें क्या था, वो एक्सप्लोरर था, ट्रैवलर था नॉर्थ अमेरिका का, और उसने इस्टेब्लिश किया था इंग्लिश कॉलोनी को वर्जीनिया। मीन्स ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत ही बोरिंग है ये सारा। तो इसमें यही है कि ये पोइट होने के साथ साथ इसने सोनेट्स को भी कंपोज किया, और ये नाम जाना भी पोइम्स की वजह से जाता है ना। उसकी जो 30 सर्वाइविंग पोइम्स है, 30 सर्वाइविंग पोइम्स, इट मीन्स कि इसका जो बहुत ज़्यादा जो मटेरियल है, बहुत ज़्यादा जो उसका वर्क है वो ज़ाया हो गया। तो उसने 30 सर्वाइविंग पोइम लिखी, जिनमें ओशन ऑफ सिंथिया लिखी जो एक्सप्रेस करती है अपना लव क्वीन एलिजाबेथ के लिए। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं जी। इनने लिखा कि ये सर वाल्टर राली की होगी। उसके अलावा विलियम शेक्सपियर जो है, विलियम शेक्सपियर ने भी पोइम्स लिखी, जिस तरह वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रेसी, और उसके अलावा लव कंप्लेंट, फोनेक्स एंड टर्टल, और ये सारी चीज़ें इसने लिखी। उसके अलावा जो कॉमन थीम था ना इन पोइम का वो लव था, और उसका एक्सप्रेशन था वेदर द मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब उसके बाद ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अब फिनिक्स एंड टर्टल में ये चीज़ें बताई गई हैं, और उसके अलावा जो है ये शेक्सपियर्स की पोइम के बारे में बात की है कि उसने सॉन्ग्स यूज़ किया अपने प्लेस में। उसने अपने प्लेस जो उसका प्ले था टेम्पेस्ट, उसमें जो करेक्टर था ना एरियल, एरियल जो था वो भी गाना गाती है, फुल फैदम्स 5 दाई फादर लाइज एंड वेयर द बी सक देर सक आए। अब मैं तो उस तरह नहीं कर सकती। अब उसके बाद मेरे पास आता है कि उसमें जो सॉन्ग्स थे वो कंट्रीब्यूट किए गए। उसके अलावा बहुत ही चीज़ें मतलब एक मज़े के अंदाज में बताई गई। उसके अलावा थॉमस कैम्पियन के बारे में आई। थॉमस कैम्पियन जो था वो सिर्फ उसने सॉन्ग्स को प्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि उसने म्यूज़िक भी क्रिएट करने की कोशिश की। और उसके बाद ये तो उसने वो जो उसका जो सबसे फेमस सॉन्ग था वो क्या था, रोज चीक्ड लोरा कम। तो चिट याक्टिच बॉर्न फिर आ गया, उसने भी पोइट्री लिखी। 24 ईयर्स उसकी जो लाइफ के थे उन्होंने लिखा। उसके बाद उसे जाना उसकी एलर्जी की वजह से है। उसके अलावा हमारे पास आता है कि टिचबोन जो था वो उसे एलर्जी की वजह से जाना जाता है। अब हमने बोला वो एलर्जी की वजह से जाना जाता है, तो ये एलर्जी यो क्या बोल रही हूँ, ये जो एलर्जी है वो 18 लाइन्स पे मुश्तमिल होती है, जिसे 3 स्टेंजास में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 18 लाइन की एक एलर्जी जो होती है वो 18 लाइन्स पे मुश्तमिल होती है, जिसे 3 स्टेंजास में डिवाइड किया जाता है, और जो ईच लाइन जो होती है वो 10 वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है, जो सारे मोनोसिलेबिक होते हैं। टिचबॉर्न ने इनको यूज़ किया और इसमें बहुत ज़्यादा उसने वक्त लगाया। और उसके बाद मेरे पास जॉर्ज पील आते हैं, उनने भी बहुत ज़्यादा काम किए। उनका जो फेमस वर्क था वी कैन से दैट वो बात शीबा सॉन्ग पील था, वो भी मोनोसिलेबिक में उन्होंने लिखा। उसके बाद मेरे पास जो पोइम थी ये जो पील ने लिखी थी, जॉर्ज पील ने, ये किसके बारे में थी, ये लव ऑफ किंग डेविड, ये लव के बारे में थी, जो किंग डेविड को लव था बात शीबा से। और जॉर्ज पील जो थे वो ये भी यूनिवर्सिटी विट्स में से थे, और वे ये भी जाने जाते थे प्लेस की वजह से अपने। और जो यूनिवर्सिटी विट्स थे ना दूसरे, वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट, उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी इंग्लिश ड्रामा में। और ये 16th सेंचुरी अगर हम बात की जाए ना, स्पेशली 16th सेंचुरी में और एलिजाबेथ वन के जो पीरियड में ना वो ड्रामा को बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल थी। अब उसके बाद इंशाल्लाह हम ड्रामा की बात करेंगे।